हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। आज हम जानेंगे 28 नवंबर के करंट अफेयर्स। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। इफ यू लाइक द सेशन काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर। 26 नवंबर को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। सो 2022 कॉन्स्टिट्यूशन डे की थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया @75, सल्यूट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको ये बताना है कि इनमें से जो थीम है वो क्या थी। सो बच्चों, भारत लोकतंत्र की जननी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये थी आपकी थीम फॉर 2022 कॉन्स्टिट्यूशन डे की। अब इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एक बुक भी है जो कि लॉन्च करी गई है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ये उन्होंने लॉन्च करी गई जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डे का सेलिब्रेशन कर रहे थे। उसी सेलिब्रेशन, एज अ पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन, ही लॉन्च दिस बुक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप? सो बच्चों, एक स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। यानी कि पहले हमें क्या मिलता था? पहले हमें मिलता था कार्ड। जब हम छोटे थे तो हम च्युइंगम के साथ ना बड़े सारे स्टिकर्स मिलते थे। हम उसको कहीं कहीं पे पेस्ट कर देते थे, है ना। फिर वैसे खोते नहीं थे, बुक्स में पेस्ट कर दिए, कहीं पे भी पेस्ट कर दिए। तो वैसा ही कुछ स्टिकर जो है वो हमें मिला करेगा। अब डेबिट कार्ड जो है वो स्टिकर के रूप में आया करेगा, ठीक है। सो वो किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। कौन से बैंक ने लॉन्च किया गया कौन से बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड? IDFC बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो पहला ऐसा बैंक है जिसने कि स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। अब इसमें बेसिकली ये किसकी कैटेगरी में आ गया? ये आ जाता है वियरेबल्स की कैटेगरी में। यानी कि आपका मन हुआ फ़ोन के कवर के पीछे लगा दो, आपका मन हुआ आपने वॉच में पेस्ट कर लिया। अब क्या होता है कि हमें अगर हमें ट्रांजैक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं? वी नीड नॉट टू स्वाइप इट, है ना। हम उस पर टैप करते हैं और हम अपना पिन एंटर करते हैं और हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है, राइट। सो ऐसा ही होगा। हम क्या करेंगे? उस स्टिकर को टैप करेंगे। वो स्टिकर हमने जहाँ पे भी पेस्ट कर रखा है उस चीज़ को हम टैप करेंगे, पिन एंटर करेंगे और हमारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब इससे क्या होता है कि हम डेबिट कार्ड निकालते हैं, फिर उसको टैप करते हैं, फिर पिन एंटर करते हैं, फिर उसको रखते हैं। कभी डेबिट कार्ड खो जाता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो अब क्या होगा कि स्टिकर होगा तो स्टिकर पेस्ट रहेगा और स्टिकर पेस्ट ही रहेगा, फिर वो ख़राब नहीं होगा जल्दी से, है ना, और खोएगा भी नहीं। और आप गए, आपने तुरंत से टैप किया, पिन एंटर किया और आपका ट्रांजैक्शन हो गया। सो इट विल बी हसल फ्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैनरा बैंक recently celebrated 117th फाउंडर्स डे। यानी कि इनको बने हुए कितने साल हो गए? 117 साल हो चुके हैं 2022 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। इट हैड इशूड इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद NPCI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, NESL और भीम UPI। किसके साथ मिलकर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को इशू किया है? सो इन्होंने NESL के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को इशू किया है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी क्या होता है? इसको हम EBG भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम टैंजिबल पेपर को हम रिप्लेस करते हैं डिजिटल फॉर्म से, ठीक है। अब जैसे कि क्या हो गया? हम गए, हमने एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम गए, हमने पैसा डिपॉजिट कराना है। हम क्या फिल करेंगे? स्लिप, है ना। एक हमें वो मिलती है, डिपॉजिट स्लिप मिलती है, तो हम वो फिल करेंगे। जब हमने पैसे विथड्रॉ कर लिए फिर हमें क्या मिलता है? स्लिप मिलता है।
तो ये सारी जो चीज़ें ना, यहाँ पर पेपर का बड़ा इस्तेमाल होता है, और वो स्लिप हम क्या करते हैं, वेस्ट ही हो जाती है। अब हम उसको क्या कर देंगे, उसको बैंक क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म के साथ चेंज कर देगा। जैसे कि अगर स्लिप है तो मैसेज आ गया हमारे पास, है ना, अगर हमने जैसे पैसे विड्रॉ करे तो मैसेज तो वैसे भी आ जाता है, तो बट उसको किसी और फॉर्म में कर देना कि मैसेज आ गया, वी नीड नॉट टू वी नीड नॉट टू टेक आउट द स्लिप, पेपर कम यूज़ होगा। तो इन सारी जगहों में ना, जहाँ पर पेपर यूज़ होता है, फिजिकल फॉर्म यूज़ होता है, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे, वहाँ पर बैंक कोशिश करेगा कि वो डिजिटल फॉर्म में हो जाए, ताकि जो एक तो उससे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होती है ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि हम पेपर को सेव करेंगे। एंड हमें तो गो ग्रीन तो हमें तो होना ही है, हमें कोशिश करनी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव, हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से हम अपने ट्रीज़ को सेव करें। चलिए, ISRO's workhorse PSLV C-54 has successfully launched EOS 606 satellite. The mission was accomplished from Vikram Sarabhai Space Center, Satish Dhawan Space Center, UR Rao Satellite Center, Space Application Center. कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसको बताओ। इसको लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है, श्री हरिकोटा, है ना, ये है श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको लॉन्च किया है। अब बेसिकली क्या है, इसको जो ये सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 6, EOS 6 बोलते हैं हम इसको लॉन्च किया है इसरो ने, है ना, इसको लॉन्च किया है इसरो ने। अब ये क्यों लॉन्च किया है, बेसिकली इसे लॉन्च किया है ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो सके। एक्यूरेसी कैसे, हम ओशन को स्टडी करते हैं, ओशन में आए टोर्नेडोज हो गए, उनको स्टडी करते हैं, ये सारे डिज़ास्टर को हम पहले से पता करके रखें। हमें कैसे अपने फिशरी रिसोर्स को मैनेजमेंट करना है, कहीं पे अगर हमने हार्मफुल एल्गे बूम्स देखे हैं तो हम उसको पहले से ही मैनेज कर ले। एल्गे से क्या होता है कि जो जैसे ये एल्गे काई होती है ना, वो सरफेस पे होती है, तो वो नीचे ऑक्सीजन नहीं जाने देती, तो इसकी वजह से जो नीचे ओशन लाइफ होती है, मरीन लाइफ होती है, उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। तो इसी वजह से, तो इन सब से क्या होगा कि इन सब से क्या होगा कि हम अपने ओशन को अच्छे से पढ़ पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, और भी ज़्यादा हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, इसको बेसिकली कौन कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो कि हैदराबाद में है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो कि नोएडा में है, वो इसको सबसे ज़्यादा स्टडी करेगा। इस सैटेलाइट से सबसे ज़्यादा, इस सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको स्टडी करके प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से क्या डिसीजन लेना है, वो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द थीम ऑफ 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन असेंबली इज, यानी कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन असेंबली हो रही है, ABU जनरल असेंबली भी बोलते हैं हम इसको। तो इसकी थीम क्या है ना, सर्विंग द पीपल, मीडियाज रोल इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, मीडिया रीसेट, सर्विंग द पीपल, प्लानट एंड पीस, media in the time of crisis, creativity and innovation for multiple platform, none of the above. Option number 1 is correct. Option number 1 क्या कह रहा है, serving the people, media's role in the time of crisis. ये है theme 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की जो मीटिंग हो रही है 2022 में, ये है उसकी थीम। मीडिया रीसेट, सर्विंग द पीपल, प्लानट एंड पीस, ये थी 2021 की थीम। और मीडिया इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ये थी 2020 की थीम। ठीक है, अब जो प्रसार भारती है वो क्या है, वो इट इज़ इंडियाज़ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, है ना, वो पूरा जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरा कंट्रोल करता है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस जनरल असेंबली की मीटिंग को। तो मैंने आपको बता दिया कि थीम क्या है, ये होगा 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। बेसिकली एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल एसोसिएशन है। इसमें एशिया पैसिफिक रीजन की, यहाँ से एशिया से और पैसिफिक रीजन से कम 300 डेलीगेट्स जो हैं वो आएंगे 40 कंट्री से, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 50 ऑर्गेनाइजेशंस को।
इस इवेंट में। सो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कितनी बड़ी जो असेंबली होती है, मीटिंग होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड टू मास्टर्स क्राफ्ट पर्सन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है इन अवार्ड्स को? सो बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वो ऑर्गेनाइज कर रही है इस अवार्ड को। बेसिकली ये दिया क्यों जाता है, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, वाई दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड? जो शिल्प गुरु अवार्ड है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। बेसिकली बेसिकली काम क्या है इस अवार्ड का, ये ऑब्जेक्टिव क्या था इस अवार्ड को लेकर आने का? जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, उसमें जो भी लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दे आर वेरी स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट, तो उनको अवार्ड दिया जाता है। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया अपने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को प्रिजर्व करने में, यानी उनको बचा के रखने में। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हो चुका है या कंटिन्यूसली, ये जो लॉस है उसका जो इफेक्ट है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो फेस करती है। सो जो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बचाने में, प्रिजर्व करने में, तो उन लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। सो जो शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड जो है वो दिया जाएगा 2017, 18 और 19 ईयर के लिए, 2021, 22 के लिए नहीं, 17, 18 और 19 के लिए, ठीक है। क्योंकि कोविड पेंडेमिक आ गया था तो इसी वजह से नहीं, ये जो अवार्ड है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टीबी मुक्त भारत कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो टीबी मुक्त भारत कैंपेन है इसको कौन से साल में लॉन्च किया गया? 2015, 14, 19 या 18? इसको लॉन्च किया गया था 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में टीबी मुक्त भारत कैंपेन को लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? जो यूएन है उसने गोल सेट किया था कि 2030 तक हम वर्ल्ड से टीबी को इरेडिकेट कर देंगे, और इंडिया ने कहा था कि हम 2025 तक टीबी को इरेडिकेट कर देंगे, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में, इस क्वेश्चन को पढ़ते फिर मैं बताऊंगी कि क्यों है। हु रिसेंटली बिकेम निक्षय मित्र एम्बेसडर? कौन बना है? दीपा मलिक, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा? सो बच्चों, दीपा मलिक जो है वो बनी है निक्षय मित्र एम्बेसडर। अब निक्षय मित्र क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये बेसिकली ये इनिशिएटिव किस लिए है? जो भी टीबी से अफेक्टेड लोग हैं, है ना, जो टीबी पेशेंट है, उनको 3 लेवल पर केयर मिल सके। कौन सा लेवल? पहला है न्यूट्रिशनल, दूसरा है एडिशनल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी और तीसरा है वोकेशनल सपोर्ट, ठीक है। सो जो दीपा मलिक है उन्होंने 5 टीबी पेशेंट हैं उनको अडॉप्ट किया है और वो खुद ही निक्षय मित्र जो है वो बन गई हैं। अब वो क्या करेंगे, वो इस पे वो काम करेंगे कि किस तरीके से जो टीबी से अफेक्टेड लोग होते हैं ना उनको हम क्या करें, सोशली उनको हम क्या कह सकते हैं कि सोशली उनको अपने सोशल सर्किल से ना निकाले। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को टीबी हो गया तो आप उससे बात नहीं कर सकते, आप उसके साथ बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते। सोशली ना कई बार क्या होता है कि किसी को बीमारी हो जाती है तो उसको हम एक स्टिग्मा की तरीके से बना देते हैं और उस पर्सन का जो जीना होता है साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है अपनी बीमारी की वजह से। तो अवेयरनेस फैलानी है कि टीबी को किस तरीके से हम केटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं, है ना, और किस तरीके से हमें एड प्रोवाइड करनी चाहिए अब हमारे आसपास जो लोग होते हैं जो कि टीबी से अफेक्टेड है उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑस्ट्रा हिंद 22 इज अ जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन 2 नेशंस। कौन से 2 नेशंस के बीच में ये एक्सरसाइज होती है? इंडिया ऑस्ट्रिया, चाइना ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग कंट्री है। ऑस्ट्रिया इज इन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक कॉन्टिनेंट है ना। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, आर्मी एक्सरसाइज है बेसिकली। यहाँ पर दोनों नेशन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ये पहला एडिशन है, ठीक है, 2022 में ये पहला एडिशन है। ऑस्ट्रा हिंद 22 जो है वो, दिस इज द फर्स्ट एडिशन जो कि विच विल टेक प्लेस। और ये कब से कब तक प्रैक्टिस किया जाएगा, इसको प्रैक्टिस किया जाएगा 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक के बीच में। ये लगभग 12-13 दिन की जो है ये एक्सरसाइज होगी। इसमें हम आगे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मिलिट्री रिलेशंस हैं वो बेटर होंगे। हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट टैक्टिक्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि अगर हम इंडिया की बात करें, सपोज मान लो कि अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया सपोज, मतलब मैप में समझने की कोशिश करो। तो चाइना क्या कर रहा है कि चाइना की पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, है ना। वो पूरी तरीके से इंडिया को जो है वो चारों तरफ से घेर देना चाहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पोर्ट बनाकर, राइट। तो अब क्या है, अगर हम यहाँ से अपने ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम अपने बायलैटरल रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे कर लेते हैं और अपने डिफेंस रिलेशनशिप्स भी अगर हम अच्छे कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम चाइना को भी केटर कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से भी ज़रूरी होता है नेशंस के साथ वो जो जोग्राफिकल लोकेशन होती है ना नेशन की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे जो बड़े ही ऐसे जगह पे नेशंस होते हैं ना, जहाँ जहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन बड़ी ही यूनिक सी होती है, उनके साथ रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ ओपनड इज फर्स्ट डेडिकेटेड मिड कॉर्पोरेट ब्रांच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कौन से शहर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली ऐसी ब्रांच ओपन करी है जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है मिड कॉर्पोरेट के टूवर्ड्स। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी, पहले हम जान लेते हैं कि ये कौन से सिटी में है। चेन्नई, बेंगलुरु, कोची और मुंबई, ठीक है, स्पेलिंग इज रॉन्ग। नाउ ये जो ब्रांच है वो ओपन करी गई है कोची में, ठीक है। ये मुंबई की स्पेलिंग गलत थी, इसलिए वो मैंने करेक्ट करी है, बट जो आंसर है वो है आपका कोची। कोची कहाँ पर है, केरला में, ठीक है। तो वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी ब्रांच ओपन करी है। अब बेसिकली मिड कॉर्पोरेट ब्रांच का मतलब क्या हो गया कि वो जो ब्रांच है वो स्पेसिफिकली क्या प्रोवाइड करेगी, फाइनेंस, आई एम सो सॉरी, फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड करेगी, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी मिड कॉर्पोरेट्स और लार्ज कोऑपरेट्स को। मिड कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया, जो कि 250 करोड़ के अंडर जो लोन लेती हैं कंपनीज, वो होती है मिड कॉर्पोरेट्स, और उससे ज़्यादा का अगर लोन लेती हैं तो वो आ जाती हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। तो बेसिकली लोन सर्विसेज जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पर भी ये बैंक जो है वो ग्रो कर सके, वहाँ पर भी बैंक जो है फैल सके। So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs, exam related content and scholarship updates. Thank you everyone.